आज का हमारा टॉपिक है मांग की मूल्य लोच, जो कि हम कल डिस्कस कर रहे थे। मांग की मूल्य लोच के बारे में मैंने आपको बताया था कि मांग की मूल्य लोच क्या होती है। उसकी 5 श्रेणियां हमने कल डिस्कस की थी और मांग की मूल्य लोच को मापने की विधियां हम कल ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। आज है कि मांग की मूल्य लोच को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। उसमें पहला है वस्तु विशेष की प्रकृति। वस्तु विशेष की प्रकृति उसकी मांग की लोच को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करती है। सामान्यतया अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, जबकि विलासिता की वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार। आरामदायक आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग लोचदार अथवा इकाई लोचदार होती है। अन्न, नमक आदि वस्तुएं अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तु होने के कारण इनकी मांग लोचदार और दूध और फल आरामदायक आवश्यकता की वस्तु होने के कारण इनकी मांग बेलोचदार होती है तथा बहुत बढ़िया साड़ियों की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। दूसरा है वस्तु विशेष के स्थानापन्नों की संख्या, सब्स्टिट्यूट्स। जिस वस्तु की मांग की लोच का अध्ययन किया जाता है उसके बाजार में कितने स्थानापन्न उपलब्ध है, ये उसकी लोच को निर्धारित करते हैं। जब वस्तु के अनेक स्थानापन्न होते हैं तब वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होती है तथा कुछ स्थानापन्न उपलब्ध होने पर लोचदार और स्थानापन्न उपलब्ध न होने पर बेलोचदार होती है। तीसरा पॉइंट है वस्तु के विविध प्रयोग। एक वस्तु के जितने अधिक प्रयोग हो सकते हैं वस्तु की मांग उतनी अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के तौर पर बिजली के अनेक उपयोग संभव है, जैसे रोशनी करने में, पंखा चलाने में, प्रेस करने में, कमरा ठंडा करने में, कमरा गर्म करने में। बिजली की दर बढ़ने पर इसका उपयोग रोशनी में ही अधिक किया जाएगा, जबकि मूल्य घटने पर इसे विभिन्न उपयोगों में लिया जाएगा। एक उपयोग अथवा कम उपयोगों वाली वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता का आय स्तर। यदि वस्तु के उपभोक्ता बिल्कुल निम्न आय स्तर के हैं अथवा बहुत उच्च आय स्तर के हैं तो वस्तुओं की मांग बेलोचदार होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में बिल्कुल निम्न आय स्तर के लोग केवल अनिवार्य वस्तु का उपयोग करते हुए होंगे, जिनकी मांग बेलोचदार होगी, तथा अधिक धनी लोगों पर मूल्य परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता। इसके विपरीत मध्यम आय स्तर के उपभोक्ताओं के वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। वस्तु पर आय का व्यय किया जाने वाला अनुपात। यदि वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत थोड़ा सा भाग व्यय करता है तो वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। नेक्स्ट है मांग की तीव्रता। वस्तु का उपयोग जितना अत्यंत आवश्यक होता है वस्तु की मांग उतनी ही बेलोचदार होती है, क्योंकि ऐसी वस्तु का उपभोग करना ही पड़ता है। अत्यंत आवश्यक स्थानापन्नों की उपलब्धि आदतों और रीति रिवाजों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है समय प्रभाव। समय तत्व भी वस्तु की मांग की मूल्य लोच को निर्धारित करता है। सामान्यतः वस्तु की अल्पकाल में मांग बेलोचदार होती है और दीर्घकाल में अधिक लोचदार। अल्पकाल में मांग के बेलोचदार होने का कारण यह है कि उपभोक्ता अपनी मांग को मूल्य परिवर्तन के अनुसार समायोजित नहीं कर सकता, जबकि वह दीर्घकाल में ऐसा कर सकता है। वस्तु के प्रयोग के स्थगन की संभावना। जब किसी वस्तु के प्रयोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है तो उस वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी, और यदि वस्तु के प्रयोग को स्थगित नहीं किया जा सकता तो मांग बेलोचदार होगी। नेक्स्ट है संयुक्त मांग। कुछ वस्तु का उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल। तो ऐसी वस्तुओं की मांग, एक वस्तु की मांग बढ़ने पर दूसरी वस्तु की स्वतः ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट सरकारी नीति। सरकार जिन वस्तुओं के क्रय करने की अनुमति नहीं देती है उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार हो जाती है। नेक्स्ट समाज में धन का वितरण। समाज में धन का वितरण समान होने पर अधिकांश वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि मूल्य परिवर्तन से सभी उपभोक्ताओं की मांग में परिवर्तन होता है। धन का असमान वितरण होने पर वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। नेक्स्ट मूल्य स्तर। वस्तु का मूल्य स्तर अधिक ऊंचा होने पर वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। मध्यम मूल्य स्तर होने पर मांग सामान्यतः लोचदार और मूल्य स्तर बहुत नीचे होने पर वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। और लास्ट पॉइंट है वस्तु का टिकाऊपन। वस्तु टिकाऊ होने पर उसकी मांग अधिक लोचदार होती है, जैसे लकड़ी या लोहे का फर्नीचर। नेक्स्ट हमारा आता है मांग की
आय लोच। किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से उसकी किसी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच के नाम से पुकारते हैं। किसी उपभोक्ता की आय लोच को मापते समय अन्य बातें जो मांग में परिवर्तन लाती है को स्थिर मान लिया जाता है, जैसे उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, वस्तु के मूल्य, संबंधित वस्तुओं के मूल्य आदि को स्थिर मान लिया जाता है। संक्षेप में, मांग की आय लोच से यह स्पष्ट होता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण मांग में क्या परिवर्तन होंगे, इसे हम आय लोच कहते हैं। मांग की आय लोच के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, मांग की शून्य आय लोच। जब एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उसके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसकी मांग की आय लोच शून्य होती है। और शून्य आय लोच एक विभाजक रेखा का कार्य करती है। इसके एक और आय की ऋणात्मक लोच होती है और एक तरफ धनात्मक आय लोच होती है। सेकंड पॉइंट है मांग की ऋणात्मक आय लोच। जब उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ उसके द्वारा वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्रा में कमी आती है तो उस वस्तु की मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। सामान्यतः ऐसी वस्तु निम्न कोटि या गिफिन वस्तुएं होती हैं। तीसरा पॉइंट है मांग की इकाई आय लोच। जब किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि अथवा कमी के अनुपात में ही मांग बढ़ती या घटती है तो इसे हम मांग की इकाई लोच कहते हैं। चौथा, मांग की इकाई से कम आय लोच। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता वस्तु विशेष पर पहले की तुलना में अपनी आय का कम अनुपात व्यय करता है तो आय की मांग की लोच इकाई से कम होती है। प्राय आवश्यकताओं की वस्तुओं की लोच इकाई से कम होती है। और लास्ट पॉइंट है मांग की इकाई से अधिक आय लोच। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग वस्तु पर व्यय करता है तो मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मांग की तिरछी लोच। कुछ वस्तुओं की मांग स्वयं के मूल्य स्थिर रहने पर संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन से प्रभावित हो सकती है। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, स्थानापन्न और पूरक। यदि किसी एक वस्तु के स्थान पर कोई अन्य वस्तु प्रयोग की जा सकती है तो ऐसी वस्तु स्थानापन्न वस्तु कहलाती है, जैसे चाय और कॉफ़ी। और ऐसी स्थिति में किसी एक वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं तो ऐसी वस्तु पूरक होती है। पूरक वस्तुओं की मांग एक दिशा में परिवर्तित होती है, जैसे कार और पेट्रोल। इसमें है कि धनात्मक, ये 3 प्रकार की होती है। पहला, धनात्मक तिरछी लोच। यदि तिरछी लोच धनात्मक है तो एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु के मूल्य के अनुसार प्रत्यक्ष रूप में उसी दिशा में परिवर्तित होती है तो ए और बी दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। ऐसी स्थिति में ए वस्तु की मांग बी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर बढ़ेगी और बी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर घटेगी। इसे धनात्मक तिरछी लोच कहते हैं। सेकेंड है ऋणात्मक तिरछी लोच। यदि तिरछी लोच ऋणात्मक है तो एक वस्तु ए की मांग दूसरी वस्तु बी के मूल्य के परिवर्तन के विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है तो वह दोनों वस्तुएं पूरक होगी। पूरक वस्तुओं में मुख्य वस्तु के मूल्य बढ़ने पर दोनों वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और मुख्य वस्तु के मूल्य कम होने पर दोनों की मांग बढ़ जाती है। और थर्ड है शून्य तिरछी लोच। यदि तिरछी लोच शून्य होती है तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, वे वस्तुएं स्वतंत्र होती हैं। ऐसी वस्तुएं न तो एक दूसरे की स्थानापन्न होती और न ही पूरक होती हैं। एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा मांग की विज्ञापन लोच। आज के युग में वस्तुओं की मांग को बढ़ाने का एक शक्तिशाली उपाय विज्ञापन है। विज्ञापन तथा वस्तु की मांग के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं कि विज्ञापन के बगैर भी वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा बेची जा सकती है। अन्य बातें वस्तु का मूल्य, मात्रा, किस्म, वितरण के माध्यम आदि समान रहने पर विज्ञापन की मात्रा तथा बिक्री की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। अर्थात विज्ञापन व्यय बढ़ने पर
विक्रय की मात्रा बढ़ जाती है। प्रारंभ में विज्ञापन व्यय बढ़ने से विक्रय की मात्रा में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। एक सीमा के बाद विज्ञापन व्यय में वृद्धि करने पर विक्रय की मात्रा में अनुपात से कम वृद्धि होती है और एक सीमा के बाद विज्ञापन व्यय में वृद्धि से मांग में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। इस प्रकार इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक फर्म अथवा उद्योग द्वारा वस्तु की मांग में वृद्धि के लिए विज्ञापन तथा अन्य प्रोत्साहन मूलक प्रयत्न किए जाते हैं। उनसे मांग में जो वृद्धि होती है उसे मांग की विज्ञापन लोच कहते हैं। और विज्ञापन लोच निम्नलिखित बातों से प्रभावित होती है, जैसे उत्पादित वस्तु के बाजार विकास की स्थिति, प्रतियोगियों के कार्य, विज्ञापन की मात्रा तथा किस्म, गैर विज्ञापन कारकों का प्रभाव और समय अंतर। तो ये 3 प्रकार की इस चैप्टर में हमने बेसिकली लोच पढ़ी, मूल्य लोच, आय लोच और तिरछी लोच। तो इन तीनों पे अच्छे से फोकस करना है। इतना ही चैप्टर, मांग की लोच का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है।